जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि आप तो यूज़ टू एक डेफिनेशन के साथ हो जाते हो ना। इसी तरह अगर कहीं ट्रू पेल्विस यूज़ कर रहे हैं तो करते करते दरमियान में अचानक से लेसर पेल्विस पे आ जाते हैं। यू पीपल विल थिंक कि लेसर पेल्विस जो है कोई अलग चीज़ है, ठीक है। तो हम इन डेफिनेशंस को भी लेंगे। तो फॉल्स पेल्विस, ग्रेटर पेल्विस एक ही बात है। ट्रू पेल्विस, लेसर पेल्विस एक ही बात है, ठीक है। पेल्विक का जहाँ ब्रीम आएगा या इनलेट आएगी एक ही बात है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। ये एक्चुअली ब्रीम की जो 0.5 सेंटीमीटर नीचे जो एरिया शुरू होता है उसे इनलेट कह देते हैं, ऑलमोस्ट इनोनिमस। पेल्विस आउटलेट, आउटलेट ही है इसका, शुक्र है कोई जो है सेकंड नेम नहीं है इसका। पेल्विक डायफ्राम और लिबर्टरन है, ये भी सिमिलर ही है, लेकिन डायफ्राम में जो कॉक्सीजियस का मसल है ना वो एडिशनल होता है, जबकि लिबर्टरन आई में जो है इसके जो पिबोरेक्टाइलिस और ये जो इसके पिबोकॉक्सी, तो लिबर्टरन आई डिफरेंट है, डायफ्राम डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि कॉक्सीजियस को जब ऐड करेंगे तो वो डायफ्राम बन जाएगा, कॉक्सीजियस को निकाल देंगे तो वो लिबर्टरन आई बन जाएगा। लेकिन चूंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस है तो सम टाइम इन योर रीडिंग यू विल सी के जहाँ लिबर्टरन आई को यूज़ किया जाना चाहिए था वहाँ डायफ्राम यूज़ कर रहे हैं, तो नथिंग टू वरी। अच्छा, पेरिनियम क्या होती है? पेरिनियम कुछ भी नहीं है, बेसमेंट है। देखिए फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर होता है ना, ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर तक तो हम आ गए, ग्राउंड फ्लोर तो बन गया लिबर्टरन, ठीक है, उसको पेरिनियम कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा पाउचेस हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूरोजेनिटल डायफ्राम है, ठीक है। अब ये जो यूरोजेनिटल डायफ्राम है ना, ये पेल्विक डायफ्राम नहीं है, ठीक है। यूरोजेनिटल डायफ्राम में तो पेरिनियल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, और कुछ मसल्स हैं क्लाइटोरस के, लिबर्टरन आई प्लस ऑक्सीजियस है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना। इफ आई विल टॉक, बनाना पड़ता है ना, फिर उसको आपने उसके बाद सीमेंट लगानी पड़ती है, लाइक सपोर्ट देने के लिए पिलर्स चाहिए होते हैं ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो दरमियान में कुछ और जो है सपोर्ट्स आ जाती है जिनको हम फेशियल कह सकते हैं। तो अगर हमने पेल्विस बनाना है तो व्हाट वी रिक्वायर्ड, हमें 2 हिप बोन चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा बैक के सपोर्ट के लिए हमें सैक्रम और कॉक्सीजियस चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास ये 2-3 चीज़ें हों तो हम एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए क्या हो जाएंगे, जॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। मूवमेंट्स को जो है सुपरवाइज करने के लिए लिगामेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो देखें, वो अगर दीवारें बिल्कुल जॉइंट्स और उनमें चीज़ें नज़र आ रही ना, बुरी लगती हैं, ठीक है, तो मसल्स आ जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो अंदर की चीज़ें हैं, वो इनकी बोनी प्रोडक्शन से हर्ट ना हो। तो मसल एक स्मूथनेस भी क्रिएट कर देते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को सेफ भी रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा मूवमेंट में पेरिटोनियम है, पेल्विक पेरिटोनियम अलग से डेडिकेटेड टॉपिक है। दिस इज नथिंग, दो लेयर्स होती हैं, आपस में मिल जाती है एब्डोमिनल पेल्विक वॉल के साथ, और इनके दरमियान में जो होता है थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है ना, जो कि मेसोथीलियम जो है सिक्रीट करती रहती है, ठीक है। बट इट विल नेवर बी मोर देन 50 ml। 50 ml से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब पेरिटोनियम की कोई इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है वैसे ना, मुझे पहले यहाँ से याद आ गया कि जब भी आप लिखते हो ना एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो अक्सर मैं चार्ट पर देखती हूँ, हाउस ऑफिसर भी होते हो, अभी जो हाउस अभी करके आए हो, तो लिखा हुआ होता है शिफ्टिंग डलनेस नेगेटिव और फ्लूइड थ्रिल नेगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों कभी इकट्ठे आ ही नहीं सकती। शिफ्टिंग डलनेस अगर आएगी ना तो फ्लूइड थ्रिल नहीं होगी, अगर फ्लूइड थ्रिल है तो शिफ्टिंग डलनेस नहीं होगी। तो हमेशा जो है ना, ये क्लिनिकली बस कह रही हूँ, एक ही चीज़ पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे लेटर ऑन, वरना हमारा मेन टॉपिक जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड सप्लाई, ठीक है, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई। अच्छा, ये ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक सप्लाई, इनको याद करने का तरीका ये है कि
आपके रीजन्स है ना, हेड एंड नेक है, लिम्ब, थोरेक्स है, एक ही टॉपिक में याद कर लें, ठीक है। इसकी सारी की सारी नर्व सप्लाई एक ही दफ़ा कर लें, सारी की सारी लिम्फेटिक सप्लाई एक ही दफ़ा कर लें, ठीक है। फिर एब्डोमेन की सारी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई एक ही दफ़ा कर लें, फिर लिम्स की कर लें, हेड एंड नेक की कर लें, और फिर एक दिन डेडिकेट करें और सारी की सारी ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी की ना एक दिन कर लें। दिस इज द वे यू कैन मेक थिंग्स ऑर्गेनाइज। जो हमारा माइंड है ना, वो ऐसे कोई हेफाजत सी चीज़ नहीं है कि उसमें जैसे कोई स्टोर रूम नहीं है, उसमें आप चीज़ें फेंकते रहो, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ से निकल आए। अब स्टोर रूम में चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी ना, सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, इट विल टेक टाइम। तो हमारा माइंड जो है इज लाइक अ, ये चीज़ें इंस्टॉल की हो इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड वे यही है कि पूरी रीजन की ब्लड सप्लाई करो, फिर दूसरे रीजन को ऐड करो, तीसरे रीजन को ऐड करो, और फाइनली होल बॉडी करो। है तो एओर्टा ही ना, फिर एओर्टा की सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे हो, जहाँ एओर्टा शुरू हुआ है ना, असेंडिंग पोर्शन से नीचे गया और ऊपर गया और जहाँ गया, फिर आप उसको बस कलम न रुके और पूरी की पूरी एनाटमी की जहाँ जहाँ पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई यूज हुई है ना, आपको पता होगी, ठीक है। ये फन लर्निंग भी है, बोर नहीं होंगे ना, सीक्वेंस में जा रही है हर चीज़, ये उसकी आर्टरी है, यहाँ से ये डिवाइड हो गया, यहाँ डिवाइड हो गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, यू विल नेवर फॉरगेट एनी सिंगल पॉइंट। इसी तरह लिम्फेटिक सप्लाई, ठीक है, सबक्लेवियन में है ना, thoracic duct में है, ये सिस्टरना चाइल्ड में, वो कैसे बन रहा है, वो पेल्विस से आ रहा है, पेल्विस में क्या आगे खड़े होंगे, सुपरफिशियल पड़े होंगे, डीप पड़े होंगे, है ना, वो सारे मिलजुल के था वहाँ पहुँचा के दम में। तो अगर ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम एक ही दफ़ा कर लोगे तो चीज़ें जो है माइंड में सेव रहेंगी ना, रिप्रोड्यूस कर सकोगे उन्हें। अच्छा, कुछ चीज़ें तो सिमिलर होती हैं, दे आर फॉलोइंग द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एनाटमी। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जिसमें वेरिएशंस होती हैं। लेट्स सपोज अगर एक आर्टरी ने अपने अपनी मेन प्रिंसिपल आर्टरी से निकलना है, लेकिन समटाइम वो वहाँ से नहीं निकलती, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं, इनको अलग से मुझे याद आया, देखिए आप जो चीज़ें आपके अपने बनाए हुए नोट्स होते हैं ना, पूरी दुनिया में उससे अच्छे नोट्स नहीं होते, ठीक है। बड़ी से बड़ी हेल्पिंग बुक्स आ जाएंगी और आउटस्टैंडिंग एप्स आ जाएंगी, ई लर्निंग कोर्सेज आ जाएंगे, लेकिन जो आपकी अपने भी सोर्स से पढ़ें तो उनको आप लिख लें, उनको कलर्स दे दें, तो मैंने सुबह टेलीग्राम में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। और इस तरह करने से आप कॉन्फिडेंट होंगे, चीज़ों को रिटेन कर सकेंगे, और जब रिटेन करेंगे कॉन्फिडेंस होगा तो इंशाल्लाह बस टेक होम मैसेज ये कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके अपने जो है दिमाग में रखें, अपने ऊपर तर्स खाएं। बहुत ज़्यादा बातें पढ़ रहे होते हो और बस फेंके जा रहे होते हो दिमाग में, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ऐसा मत करें। ये जो आपका ये वाला जो नॉलेज है ना, ये सिर्फ 1 तक नहीं है, आगे आईएमए में चीज़ें आएंगी, आगे फिर पार्ट 2 में आएंगी, वाइवा में आएंगी, क्लिनिकल में आएंगी, आप इन चीज़ों से भाग तो नहीं सकते ना। ये सब चीज़ें आपको बेसिक्स पढ़ाने का मकसद तो ये है ना कि इस पे हम अप्लाइड फिक्स कर सकें, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम है, तो यहाँ अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हैं, इसी पे तो फिर हम आपको पार्ट 2 कराएंगे ना। तो यही कचरा हो जाएगा तो फिर आगे भी कचरा हो जाएगा, फिर लोग बैठे रहते हैं, पार्ट 2 भी नहीं निकलता, ठीक है। ब्लड सप्लाई इंटरनल आइलेट नहीं पड़ी ना जिसने FCPS 1 में, ठीक है। वो लेट्स सपोज अगर उसको नहीं आई ना, तो इमेजिन अ लेडी हु इज सिटिंग इन हर फाइनल एग्जाम, पार्ट 2 का एग्जाम है, इंटरनल आइलेट लाइगेट करनी है, PPH हो गया, अगर उसको नहीं पता ना ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, सॉरी रेट्रोपेरिटोनियल एक ब्रांच है, यूरेटर का क्या रिलेशनशिप है, ओवेरियन फेसा का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, और इसको लाइगेट कैसे करता है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी एट दैट टाइम। हालांकि मेहनत तो आज की है ना, आज की मेहनत है, लेकिन टेकअप करिए पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। 1 के लेवल पे हम लोग आपसे चाहते हैं कि आपकी S1 S2 लेवल की लर्निंग प्रॉपर हो ना, हम अप्लाइड चीज़ें नहीं चाहते आप लोगों से, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जब चीज़ें आप अप्लाई नहीं करते ना, आप उनको रिटेन नहीं करते। तो फॉर एनाटमी आई विल रिकमेंड यू कि जो चीज़ मुश्किल लगे ना, उसकी अप्लाइड भी पढ़ लें,
इस तरह आपका जो माइंड है उन चीज़ों को बेहतर तरीके से रजिस्टर कर सकता है, अगर याद करना मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इंटरनल ऑर्गन्स ले लेंगे फीमेल मेल के, और जीआईटी के जो पोर्शन जैसे रेक्टम, सिग्मॉइड और एनल कैनाल आती है पेल्विस पेरिनियम में, उनको देख लेंगे क्विकली। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं पेरिनियम। पेरिनियम क्या होती है, वही हमने बताया था, बेसमेंट होती है। ठीक है। इसकी लेयर्स हैं यूरोजेनिटेड डायफ्राम की, एक्चुअली 5 लेयर हैं। इन्हीं 5 लेयर को याद कर दो ना, पाउच, स्पेसिस और सब चीज़ें याद हो जाती हैं, वो हम कर लेंगे। तो आफ्टर लेक्चर एक छोटा सा होमवर्क भी है। ठीक है। वो होमवर्क ये है कि आपका जो माइंड है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को पोर्शंस में एड्रेस करता है। जो चीज़ें सिमिलर हैं वो एड्रेस कर लें, जो चीज़ें जिसमें डिफरेंसेस हैं उनको एड्रेस कर लें। लाइक मेल फीमेल की पेल्विस तो एक ही जैसी है। ठीक है। जो चीज़ें पेल्विस की फीमेल मेल में एक जैसी हैं उनको अलग से रजिस्टर कर लें, लेकिन जो जो चीज़ें डिफरेंट हैं तो फिर आप पूरी फीमेल पेल्विस अलग से ना याद करें, जो सिर्फ डिफरेंट है वो ही याद करें। एक यूनिसेक्स टाइप पेल्विस याद करें और जो डिफरेंसेस हैं सिर्फ वो याद करें। ठीक है। सेम पेरिनियम में ये करेंगे, सेम पाउचेस में करेंगे, सेम जेनिटल ऑर्गन्स में करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो आपके एमसीक्यूज है ना वो बेसिकली सिमिलर चीज़ों पे कम ही आते हैं। जो डिफरेंसेस हैं, इफ आई एम लिमिटेड टुवर्ड्स पेल्विस एंड पेरिनियम, तो वो डिफरेंसेस पे ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और बाकी जो है सैक्रल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस और ब्रैकियल प्लेक्सिस, यही है ना नर्व सप्लाई बेसिकली। अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो 5 से आपके 7 क्वेश्चन जो है ना वो इन प्लेक्सिस से आ जाते हैं। इन प्लेक्सिस में क्या याद करना होता है, इनकी मेन ब्रांचेस क्या है, कौन सी डार्सल रेमाई से आ रही है, कौन सी वेंट्रल रेमाई से आ रही है। लकली सारी वेंट्रल रेमाई से आ रही होती है। वेंट्रल रेमाई फिर आगे एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन्स में बन रही होती है, तो आपने वो उनको देखना है। आगे हम इनको कर लेंगे। तो ये आपके एमसीक्यूज हैं बेसिकली पेल्विस पेरिनियम के। अब हम बनाते हैं पेल्विस। कैसे बनाएंगे पेल्विस? एक्चुअली जो पेल्विस है ना, जस्ट लाइक बाउल, ये बाउल बना हुआ है ना। ठीक है। और ये है ब्रीम का इलाका। ब्रीम से ऊपर जितना कुछ है ये ब्रीम है, तो ये उससे जितना कुछ ऊपर है ना वो फाल्स पेल्विस है। और जो ब्रीम से नीचे है ना और इनलेट की से ऊपर है, मतलब ब्रीम, और ब्रीम का मतलब इनलेट ही है ना, और आउटलेट। इनलेट और आउटलेट के दरमियान में जो चीज़ है ना वो पेल्विक कैविटी है। ठीक हो गया। और मैंने बोला था ये फर्स्ट फ्लोर होती है। पेल्विक डायफ्राम जो है, वेटरनाई जो है वो फर्स्ट फ्लोर है, उसके नीचे जो है वो बेसमेंट है, जिसका नाम पेरिनियम है। ठीक हो गया। और आगे हमें जो एमसीक्यूज है ना उनको मैंने हाईलाइट कर दिया ऐसे, मतलब जहाँ आप देखेंगे ना येलो कलर है उसका मतलब है वो या तो इम्पोर्टेंट बहुत है या वो एमसीक्यू है। बेसिकली पेल्विस जो है ना बेसन टाइप है। वॉश बेसन होता है ना, ये ऊपर देखें आप, वॉश बेसन ऐसे ही होता है ना, तो पेल्विस भी जैसे ऐसे ही है, बेसन टाइप होती है। ठीक है। बोनी पेल्विस कैसे बनानी है, 2 हिप बोन्स हैं, सैक्रम है और कॉक्सीजियस है। ठीक है। कॉक्सीजियस है। आगे ये देखिए, अगर ब्रिम की बात करें तो ये यूपेक्टिनियल लाइन सारी शुरू हो गई। ठीक है। आगे से ये प्यूबिक सिम्फिसिस आ गया। ठीक है। और ये जो है पीछे प्रोमोन्ट्री है S1 के लेवल पे सैक्रम की। ठीक है। तो ब्रिम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सैक्रल प्रोमोन्ट्री ये चाहिए। ठीक है। यहाँ से इलियोपेक्टिनियम मतलब इलियम की जो लाइन चाहिए। ठीक है। फिर हमें ये प्यूबिक सिम्फिसिस चाहिए। ठीक है। अच्छा, बाकी कुछ लैंडमार्क्स हैं जैसे स्पाइन है। ठीक है। ट्यूब्रोसिटी है। स्पाइन, इनकी अपनी क्लिनिकल सिग्निफिकेंसीज होती हैं। स्पाइन के लेवल इसके फ्रंटल ब्लॉक लगा सकते हो। ठीक है। ग्रेटर शर्टिक नॉच या लेसर शर्टिक नॉच, इनमें से कौन कौन से ऑर्गन्स गुजरते हैं, गैसी टेबुलम है या ऑब्जुलेटर फोरामेन है, मेम्ब्रेन से कवर होगा, ऊपर जाके कोने में इसकी केनाल होगी। ठीक है। ये पूरी की पूरी जो है ना एक आर्च बनी वर्क है हमारा इस। अच्छा, ये जो 2 हिप बोन्स आगे जाके मिलती है ना वो प्यूबिक सिम्फिसिस बनाती हैं। सॉरी, म्यूट हो गया था। अच्छा, तो प्यूबिक सिम्फिसिस जो है ये किस किस्म का जॉइंट होता है, कोई बताएगा? एनीवन?
अच्छा, प्यूबिक सिम्फिसिस जो है ना बेसिकली जो है हाइलिन कार्टिलेज का जॉइंट होता है, मूवमेंट पॉसिबल नहीं है इधर, ठीक है। और लेकिन प्रेगनेंसी में ड्यू टू प्यू प्रोजेस्टेरॉन, स्पेसिफिकली प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, प्यू हार्मोन्स स्पेसिफिकली प्रोजेस्टेरॉन की वजह से थोड़ी बहुत मूवमेंट पॉसिबल, अदरवाइज कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। और पोस्टीरियरली जो जॉइंट है वो सैक्रोआइलिक जॉइंट है, ठीक है। और सैक्रोआइलिक जॉइंट पे भी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ब्रिम हो गया, सैक्रोटोमेंट्री और सारी बातें जो ये 3 लाइन वाले में ऊपर पढ़ी थी वही बातें हैं। फिर जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि ब्रीम से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो फॉल्स पेल्विस है, ग्रेटर पेल्विस है, और ब्रीम के नीचे वाला जो पोर्शन है वो ट्रू पेल्विस है, ठीक है। ट्रू पेल्विस में इनकी बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है और दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है। इनलेट, आउटलेट एंड कैविटी, कैविटी जो होती है यूजली राउंड होती है, इनकी मेजरमेंट्स आगे कर लेंगे। और गाइनी ओब्स वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, वही सब बातें रिपीट हो रही है, तस्वीरें मैंने कुछ ज़्यादा डाल दी हैं, ठीक है। वही ये इनलेट है, ऊपर वाला फॉल्स पेल्विस है, नीचे वाला जो है ट्रू पेल्विस है। ट्रू पेल्विस छोटा होता है इसलिए इसको लेसर पेल्विस नाम है। अच्छा, लैंडमार्क्स इंपॉर्टेंट क्या है, प्यूबिक सिम्फिसिस और प्यूबिक ट्रबल्कल पेल्विमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। सैक्रल प्रोमोनटरी जो है वो लेप्रोस्कोपी के लिए इंपॉर्टेंट है, और यही वो जगह है जहाँ बाइफर्केशन ऑफ मेजर वेसल या कॉमन आइलेट वेसल्स होती है, ठीक है। प्रोलैप्स रिपेयर में भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूट्रस नीचे ब्रोक डाउन कर रही है तो हम पकड़ के इसके साथ जो लिगामेंट होता है उसके साथ टाई करते रहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट जो होता है। इसके अलावा जो है आइलेट रेस्ट स्पाइनल देते हुए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी सर्जिकल लैंडमार्क है। स्कल स्पाइन डेंटल ब्लॉक के लिए इम्पोर्टेंट है। अगेन क्लिनिकल पेल्विमेट्री, जो सर्विक्स का एक्सटर्नल ओस है वो स्कल स्पाइन के लेवल पे होता है, उसी से आप देखते हो कि डायलिटेशन को मेजर करना। इसके अलावा प्रोलैप्स की ग्रेडिंग के लिए भी स्पाइन को ही लैंडमार्क इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ट्यूबरोसिटी जो है वो आउटलेट का पार्ट है। अगर मैं पेल्विक आउटलेट की बाउंड्री बनानी हो तो लेटरल वॉल जो है स्केल ट्यूबरोसिटी बनाएगी, ठीक है। और आगे से इंटीरियरली जो है वो नॉच बनाएगी, प्यूबिक नॉच। आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये है इसका सैजिटल सेक्शन, ठीक है। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट में मूवमेंट ऑफ सैक्रम एंड कॉक्सिस होती है, ठीक है। और अच्छा, मूवमेंट अगर मैक्सिमम मूवमेंट्स के लिए जो जॉइंट मशहूर है ना वो सैक्रोकॉक्सीजियस है, ठीक है ना। प्यूबिक सिम्फिसिस में मूवमेंट अच्छी होती है ना, सैक्रोआइलिक पे मैक्सिमम मूवमेंट्स होती है सैक्रोकॉक्सीजियस पे। ये एमसीक्यू है। ये लिगामेंट्स है, ठीक है। ये जो है सैक्रोस्पाइनस है, मतलब सैक्रम से राइज करके स्पाइन पे अटैच हो रहा है। ये सैक्रोट्यूबरस है, ठीक है, सैक्रम से राइज करके स्केल ट्यूबरोसिटी के साथ अटैच हो रहा है, ठीक हो गया। और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन दोनों ने ही जो है ग्रेटर शैटिक फोरामेन और लेसर शैटिक फोरामेन डिवाइड करना है। अगर ये दो दरमियान में जो है बाउंड्री नहीं होगी तो फिर तो एक ही फोरामेन बन जाएगा ना। तो एक्चुअली इफ समवन विल आस्क कि इनकी जो बाउंड्री है वो किससे बनती है, ये इन दोनों लिगामेंट से बनती है, सैक्रोस्पाइनस से और सैक्रोट्यूबरस से। अभी तो हम फ्रेमवर्क पे ही है ना पेल्विस के। जॉइंट ऑफ पेल्विस, अगेन हम बात कर चुके हैं कि सैक्रोइलिक जॉइंट जो साइनोवियल जॉइंट है, और प्यूबिक सिम्फिसिस कौन सा जॉइंट था, कार्टिलेजिनस, और उसके आगे क्या लगा हुआ था, हाइलन कार्टिलेज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जॉइंट की जहां बात होगी ना तो वो सैक्रोआइलिक होगा। स्ट्रॉन्ग पोस्टीरियर पार्ट इसका, नॉट एंटीरियर। एंटीरियर जो होता है ना वो थिन होता है, ठीक हो गया। स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक हो गया। तो मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ थी, सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट पे। दोनों जॉइंटों पे कोई मूवमेंट नहीं है, ना सैक्रोआइलिक पे ना प्यूबिक सिम्फिसिस पे, ठीक है। इन प्रेगनेंसीज प्यूबिक सिम्फिसिस पे थोड़ी बहुत मूवमेंट ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन हो सकती है। मैक्सिमम मूवमेंट सैक्रोकॉक्सीजियल पे, दोनों साइनोवियल हैं। प्यूबिक सिम्फिसिस जो है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक हो गया। अगर हम कहें कि स्ट्रॉन्ग जॉइंट कौन सा है, वो सैक्रोआइलिक का पोस्टीरियर जॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग जॉइंट है, क्योंकि वो पोस्टीरियरली जो है वो रोटेट नहीं होने देता जॉइंट को। और नर्व सप्लाई सैक्रल प्लेक्सिस की, बेसिकली सैक्रल प्लेक्सिस ही जो है पेल्विस और पेरिनियम को ब्रांच दे रहा है। सैक्रल प्लेक्सिस की कितनी ब्रांचेस होती हैं, मेजर ब्रांचेस, एनीवन?
आगे इसको डिटेल में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेक्सिस। अच्छा, प्यूबिक सिम्फिसिस, अगेन वही बातें रिपीट हो रही हैं, कोई मूवमेंट नहीं है और हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है। बार बार एमसीक्यूज आए हैं तो इसलिए बार बार इनको रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, ये फिर ज्वाइंट की मैंने तस्वीरें बना दी हैं क्योंकि मुझे लगता है कि जो एनेटमी है वो विजुअल मेमोरी से ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैक्सिमम तस्वीरें देखें, ये आपकी स्नेल ही है, इसमें सिर्फ मैंने तस्वीरें ऐड कर दी हैं, आपको पता चले कि कौन कौन से जॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट इनके व्यूज़ हैं, तो रिलेशनशिप के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल नोट्स क्या हो सकती हैं, हम कर चुके हैं रेस्टोरेंट, ये एमसीक्यू भी आया हुआ। सेक्स डिफरेंसेस क्या हैं मेल फीमेल में? ठीक है, अब जो फीमेल है, फीमेल की जो आप देखें, ये जो जहाँ एरो है ये फॉल्स पेल्विस है, और यहाँ जो एरो है ये पेल की फॉल्स पेल्विस है, लेकिन ये थोड़ी लॉन्गिट्यूडनली ज़्यादा है ना, और ये थोड़ी शॉर्ट है। ठीक है, ब्रॉडर और शॉर्ट है। ठीक है, और ये डेंस और लॉन्गर है। ठीक है, हैवियर एंड थिकर, अगर हम सिर्फ फॉल्स पेल्विस को करें। ठीक है, फॉल्स पेल्विस शैलो है, उसकी डीप है। पेल्विक कैविटी जो है, पेल्विक कैविटी अलबत्ता फीमेल जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, बेबी जो है की प्लेस होती है, तो एक अनदर लाइफ विल बी इन मदर वूम, तो वो जगह थोड़ी ब्रॉड होगी ना। ठीक है, तो ये क्वाइट रिलेटेबल कि ये वाइड और शैलो होनी चाहिए और ये नैरो और डीप होनी चाहिए। इनलेट जो है ये राउंड है, ये देख लीजिए बिल्कुल जो है, सॉरी ये वाला इनलेट है, ये राउंड है। ठीक है, राउंड या ओवल, लेकिन अगर आपको ओवल और राउंड दोनों की चॉइसेस मिले तो गो फॉर ओवल। ये जो राउंड का वर्ड है ये हम कैविटी के लिए यूज करते हैं। इसमें जो इनलेट है ना या ब्रिम, एक ही बात है, वो हार्ड शेप होता है। ठीक है, और स्मॉलर होता है। ठीक है, अच्छा आउटलेट की बात करें, आउटलेट कंपैरेटिवली लार्ज होता है, इसका जो आउटलेट होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, मतलब हर चीज मेल की जो है ना वो छोटी और नैरो और हैवियर और डेंसर है। ठीक है, अच्छा जो प्यूबिक एंगल है, ये देखें प्यूबिक एंगल कितना इसका डीप सा है ना, और ये कितना वाइड है, मतलब फीमेल की हर हर जो पेल्विस की बात है ना, ब्रीम है, आउटलेट है, कैविटी है, वो मेल कैविटी इनलेट आउटलेट से जो है वो ब्रॉडर है, लार्ज है। ठीक है, तो सिमिलरली जो एंगल है वो भी लार्ज है, डीप नहीं है। ठीक है, इसका कॉक्सिसस मसल मोर फ्लेक्सिबल है, इसका जो है वो लेस फ्लेक्सिबल है बट मोर कर्व्ड, और स्किल टू वेलोसिटीज मोर इवर्टेड हैं, और इसकी जो है लॉन्गर है। ठीक है, बस इतना काफी है। ये तस्वीरें देख लें, इनलेट ओवल है, इसका इनलेट या ब्रीम मेल का क्या है, हार्ट शेप्ड, आउटलेट राउंड है। ठीक है, इसका ओवल है, और कैविटी जो है इसकी रूमियर है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली छोटी है लेकिन ब्रॉड ज्यादा है, इसकी कॉनिकल टाइप है, लॉन्ग ज्यादा है। ठीक है, लेकिन स्मॉल है। अच्छा डायमीटर्स जो है, जो पेल्विक इनलेट है ना, गायनी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये जो इनलेट है ना इसी का ही नाम डायगोनल कॉन्जुगेट, इसी के नाम पे जो है वो ओब्स कॉन्जुगेट या ट्रू कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, इनलेट भी होंगे, आउटलेट की कोई मेजरमेंट नहीं आएगी। ये बातें हम कर चुके हैं सारी, अब इनको हम डायगोनल और ओब्स कॉन्जुगेट कर लेते हैं। इसका जो निमोनिक है वो टोड से याद कर लें, टी ओ, अच्छा ये टोड नहीं, ठीक है टोड से याद कर लें। टी से सबसे जो पहले वाला है ना वो ट्रू कॉन्जुगेट है, फिर टी के बाद ओ आ जाता है, ओब्स कॉन्जुगेट आ जाएगा, सबसे नीचे वाला जो है ये वाला ब्लू, ये डायगोनल कॉन्जुगेट है। ठीक है, आपने भी ऊपर से नीचे याद करना है, सबसे सैक्रल प्रोमोनटरी से स्टार्ट करें और प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर चले जाएं, तो ये वाला जो है टोड 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 का है ना निमोनिक, तो ट्रू कॉन्जुगेट है। ठीक है, और अगर सैक्रल प्रोमोनटरी से दोबारा शुरू करें और प्यूबिक सिम्फिसिस के मिड तक आ जाएं तो ये ओब्स कॉन्जुगेट है। अगर सैक्रल प्रोमोनटरी से दोबारा शुरू करें और इसके इंफीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस पे आ जाएं तो ये डायगोनल कॉन्जुगेट है। डायगोनल कॉन्जुगेट ही हम मेजर कर सकते हैं, ऊपर हम जा ही नहीं सकते क्योंकि आगे ब्लैडर पड़ा होता है। ठीक है, तो जब हमने पेल्विमेट्री कर दी होती है तो व्हाट विल बी, यहाँ से अगर हम वैजाइनली जाएंगे तो हम वी कैन फील
ये जो कर्व है सैक्रम का ये फील कर सकते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर तक है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है इस पैसेज से आराम से गुजर सकता है, नैरो नहीं है। तो एक्चुअली हम मेजर क्या करते हैं, हम डायगोनल कॉन्जुगेटिव मेजर करते हैं। इसके बारे में जो है ये एमसीक्यूज आते हैं आगे। इनके डायमीटर्स मेजर करने हैं ना, इसके लिए थोड़ा सा एक टिप है। सबसे ऊपर इनलेट लिखें, दरमियान में कैविटी लिखें और फिर आउटलेट लिखें, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये प्लस बना दें, नीचे आएगा। ये सारे की सारी मेजरमेंट्स 12 है, ठीक है। अगर हम यहाँ से ड्रा करें ना लाइन, तो ये सारी यहाँ तक और ये ऊपर से नीचे तक, ये प्लस बन गया, ये 12 भी है। तो अगर आपसे पूछें एक कैविटी का ए पे डायमीटर, ओब्लिक डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर क्या होगा, 12 भी है, ठीक है। इनलेट का जो ओब्लिक डायमीटर है क्या है, 12 भी है। आउटलेट का क्या है, 12 भी है। प्रॉब्लम ये है कि इनलेट जो है इसका 11 है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो छोटा होता है, ट्रांसफर डायमीटर इनलेट पे बड़ा होता है। इसीलिए बेबी जो होते हैं वो जब इंगेज होते हैं तो ट्रांसफर डायमीटर पे होते हैं, क्योंकि जो है ज़्यादा जो स्पेस है वो यहीं मिलती है उन्हें। तो इंगेजमेंट जो होगी वो ओपी नहीं होगी, वो एज ए ट्रांसवर्स डायमीटर होगी, ठीक है। अब आउटलेट पर जाके उल्टा हो जाएगा। आउटलेट पर जाके ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो एपी डायमीटर जो है वो 13 हो जाएगा, और यहाँ से इसको उल्टा कर लें, ये 11 हो गया। अगर सिर्फ रट्टा ही मारना है तो वो यही है, प्लस बनाएं, प्लस में दो सारे की सारी मेजरमेंट्स 12 हैं, और फिर क्लास बना दें, ऊपर ऊपर 11 आ गया, दूसरे आर्म पे फिर 13 आ गया, ठीक हो गया। बाकी जो है डायमीटर्स ऑफ इनलेट वो क्या होंगे, ट्रू कॉन्जुगेट हम बात कर चुके हैं, 12 सेंटीमीटर इसकी होती है। ओब्स कॉन्जुगेट 10.5 होती है, ठीक है। डायगोनल कॉन्जुगेट जो होता है वो 12.5 तक होता है। अगर आप ये देखें तो सबसे बड़ा जो है वो डायगोनल ही है, ठीक है। तो सबसे पूछ लेते हैं कि जो है लार्जेस्ट डायमीटर क्या है, ये जो है 12.5 है। एक्सटर्नल कॉन्जुगेट कभी भी नहीं आया, ना याद करें इसको। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, राउंडेड ही है। वजाइनल डिलीवरी जो है गायनाकॉइड पेल्विस में ही पॉसिबल होती है, मैक्सिमम जो होती है गायनाकॉइड ही होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो होती है वो एंड्राइड होती है, ठीक है। एंथ्रोपॉइड नहीं है, सेकंड नंबर पे एंड्राइड है, सेकंड मोस्ट कॉमन। ये ट्रायंगुलर होती है, इसमें क्या होगा, डीप ट्रांसवर्स हो जाता है। बाकी एंथ्रोपॉइड जो है इसमें क्या होगा, फेस टू प्यूबिस डिलीवरी होगी, ये एमसीक्यू है, ठीक है। इसका जो प्लेटिफाइड जो है ये वेरी वाइड आउटलेट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें फेस प्रेजेंटेशन होती है। और मेजरमेंट्स अगेन दोबारा आ गई। इंटरनल असेसमेंट कैसे करनी है, ये क्लिनिकल बात है। इसमें आपका एमसीक्यू आया होगा कि जब भी आप इंटरनल असेसमेंट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्गन कौन सा आपने जो है फील करना है, वो सर्विक्स होती है, ठीक है। However, you can feel ovaries too, you can feel pouch of Douglas too, but usually they will ask what is the first organ you will touch during bimanual examination or pelvic examination or during PV, तो वो cervix है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये आपको जो है इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी। अच्छा, वॉल्स ऑफ पेल्विस, अभी तो हमने पेल्विस बनानी थी ना, फ्रेमवर्क बना लिया, जॉइंट्स बना लिए, लिगामेंट्स लगा दिए, ठीक है, बोन्स बना दिए। अब उनको हमने प्लास्टर करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, मसल से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पोस्टीरियर पेल्विक वॉल क्या थी, सैक्रम एंड कॉक्सिस, ठीक है। और इसको प्लास्टर किससे करना है, प्रीफॉर्मस से, ठीक है। एंटीरियर वॉल किससे बन रही थी, प्यूबिक बोन से ना, साइडों पे प्यूबिक रेमाए थे, दरमियान में जो थी वो प्यूबिक सिंथेसिस थी, आगे तो कोई मसल नहीं है, तो चलो ठीक हो गया। लेटरल पेल्विक वॉल जो है लेटरली सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट थे ना, और ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन थी, ठीक हो गया, ये इसकी लेटरल पेल्विक वॉल बन गई। ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन जो होती है, जो ऑब्चुरेटर फोरामेना को कवर कर रही होती है, इसमें एक ही गैप होता है जो ऑब्चुरेटर कैनाल बना देता है, ठीक है। ऑब्चुरेटर कैनाल जो है वो एक पैसेज है जिसमें से ऑब्चुरेटर
नर्व, ऑब्चुलेटर आर्टरी, ऑब्चुलेटर वेसल में गुजरना होता है। इसको हम ऑब्चुलेटर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, आर्टरी, वेन और नर्व। ठीक हो गया। और समटाइम यहाँ इनकी इंट्रैपमेंट भी हो जाती है अगर मेम्ब्रेन्स में कोई मसला हो। अच्छा, ऑब्चुलेटर नर्व जो है बेसिकली जो है सैक्रल प्लेक्सिस की नर्व नहीं है। आप मिक्स करते हो ऑब्चुलेटर इंटरनस नर्व को। ऑब्चुलेटर इंटरनस की जो नर्व है वो है सैक्रल प्लेक्सिस की नर्व। ऑब्चुलेटर नर्व जो है वो लंबर प्लेक्सिस की नर्व है। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा एमसीक्यू में के लिए बता दिया। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट को कंपेयर करें तो सैक्रोस्पाइनस जो है वो ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। ठीक है, ये जो होता है इल डिफाइंड होता है। और बाकी अटैचमेंट हम कर चुके हैं, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ट्यूबरासिटी से सैक्रम को कहेंगे तो सैक्रोट्यूबरस हो गया, स्पाइन को सैक्रम के साथ मिलाएंगे तो सैक्रोस्पाइनस हो गया। ठीक है। और दोनों ने क्या बनाना है? दोनों ने बनाना है ग्रेटर शैटिक फोरामेना और लेसर शैटिक फोरामेना। ऊपर वाला फोरामेना जो है ग्रेटर शैटिक फोरामेना बन जाएगा और नीचे वाला लेसर शैटिक फोरामेना बन जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मसल्स हैं जैसे आर्टरीज हैं, नर्व्स हैं, वो जाएंगी ग्रेटर शैटिक फोरामेना से, और कुछ हैं जो लेसर शैटिक फोरामेना से गुजरेंगे। इट इज टोटली रिलेटेबल। और ये जो है अपने अपने अच्छा ध्यान से याद करना है। एमसीक्यूज इन्हीं में से आते हैं कि प्री फार्मर्स के ऊपर से क्या गुजर रहा है, नीचे से क्या गुजर रहा है। ठीक है, वैसे बताइए क्या गुजर रहा है, क्या नहीं गुजर रहा है। एनीवन वांट टू ऐड नॉलेज, शेयर नॉलेज कि क्या गुजरता है इन फोरामेना से? आई विल वेट, स्पीक अप। चलें, लेट्स डिस्कस। क्या गुजरेगा इन फोरामेना से? इनमें से जो इम्पोर्टेंट आ गए थे, सारे कुछ नहीं बट जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोरामेना से क्या गुजरेगा? सॉरी, फोरामेन नहीं, नॉच। प्री फॉर्मस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे एक छोटा सा मसल लगा होता है जेमिनिलस, ऊपर से जो गुजर रही होती है वो कौन सी आर्टरी गुजर, सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी, और नीचे से जो गुजर रही होती है वो इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी। ठीक है, और पुडेंटल नर्व भी गुजरती है, फिर दोबारा जो है लेसर नर्व से एंटर हो जाती है पेरिनियम में। वी विल डिस्कस लेटर ऑन। चलें, बाकी अगेन मैंने एक व्यू बनाया है, सारे लिगामेंट्स और चीज़ें जो है ना फ्रंटल व्यू में आ गई। ये मेल पेल्विस का व्यू है और ये फीमेल पेल्विस का व्यू है। ठीक है, जो डिफरेंसेस हैं वो हमने बड़ा नाइसली कर लिए हैं टेबल की फॉर्म में। इंफीरियर वाल आ गई है। ठीक है, हमने लेटरल वाल बना ली थी। ठीक है, हमने पोस्टीरियर वाल बना ली थी, हमने एंटीरियर वाल बना ली थी, हमने बेसमेंट बेस मतलब फ्लोर नहीं बनाया। फ्लोर किससे बनेगा? लेवेटर नाई से बनेगा। ठीक है, लेवेटर नाई एक्चुअली बाबल शेप्ड मसल्स होते हैं। पूरी की पूरी जो एब्डोमिनल विसरा, सपोर्ट, एवरीथिंग, प्रेगनेंसी का प्रेशर वो बेचारे लेवेटर नाई मसल्स ने उठाया हुआ होता है। ठीक है, पेरिनियम और पेरिनियम के मसल्स का सपोर्ट में कोई लेना देना नहीं है। एडिशनल बात है, अगर आपसे पूछे मेन सपोर्ट क्या है, वो यही है, लेवेटर नाई। ठीक है, लेवेटर नाई ही जो है इनके बारे में एक दो चीज एमसीक्यू जो मैंने पढ़े थे वो ये है कि डायनामिक होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते, क्योंकि विद एज, विद प्रेगनेंसी, विद मेनोपॉज, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स इनमें वेयर एंड टेयर होती रहती है। प्रेगनेंसीज में क्या होता रहता है, प्रेशर होता है, पोडेंटल न्यूरोपैथी हो रही होती है, मसल भी वेयर टेयर हो रहे होते हैं, तो इसलिए डायनामिक इनके बारे में लफ्ज बोलते हैं। जब भी आपको यूट्रस की सपोर्ट, मेन सपोर्ट पूछी जाए ना, तो मेन सपोर्ट सिर्फ यूट्रस की जो है ना वो कार्डिनल यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होते हैं। अगर वो डायनामिक सपोर्ट पूछेंगे तो फिर वो लेवेटर नाई मसल्स होते हैं। ठीक है, ये मसल्स हैं लेवेटर नाई के। ठीक है, ये यहाँ से शुरू कर लेते हैं। कॉक्सीजियस जो है ये तो था नहीं इसका, ये दरमिया एक तो मिड लाइन मसल है इसका, जो मिड लाइन जो विसरास हैं उनको सपोर्ट करेगा। ठीक है, आगे जो लेवेटर नाई में जो है ना वो एक डिफेक्ट है। ठीक है, इस डिफेक्ट का नाम है क्या नाम है इस डिफेक्ट का? यूरोजेनिटल
ट्राइंगल, ठीक है आई थिंक। और अब ये जो दरमियान वाले मसल्स हैं लेवेटर नाई के, प्यूबोरेक्टाइलस, प्यूबोरेक्टाइलस जो है वो रेक्टम के साथ बन के एनोरेक्टल रिंग भी बनाते हैं, ठीक है। एनोरेक्टल रिंग जो होता है वो प्यूबोरेक्टाइलस के फाइबर्स होते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है, और ये दोनों ये मिल के मेन एक रिंग सा बना देते हैं। अगर रिंग पूछे तो उसमें ये मसल भी आएगा और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी आएगा, ठीक है। और मेन जो कॉन्टिनेंस होती है वो भी रिंग की वजह से होती है। अगर रिंग नहीं है तो फिर किसकी वजह से होगी? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की वजह से होगी। अगर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर उड़ जाए तो पेशेंट को प्रेजेंटेशन क्या होती है? अर्जेंसी होती है, ठीक है। अगर इंटरनल भी उड़ जाए तो फिर क्या होगा? फिर उसको फ्रैंक इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, लिवेटर नाई में इलियोकॉक्सीजियस मसल है, और कॉक्सीजियस जो था मैंने आपको पहले बताया था वो डिफरेंट मसल था। ये वाला कॉक्सीजियस डिफरेंट है, इलियोकॉक्सीजियस डिफरेंट है, काफी बच्चों को नहीं पता होता, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जो मिड लाइन ऑर्गन्स है ना, उनको सपोर्ट बेसिकली लिवेटर नाई बना कर रहा है, ठीक है। और सम टाइम इट बिहेव्स लाइक अ स्फिंक्टर। बाकी जो फ्लोर में ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल भी आता है थोड़ा लेटरली जाके, बल्कि जो हम ओरिजिन देखे ना लिवेटर नाई की, वो इसी टेंडिनस फेशिया से हो रही होती है, ठीक है। और फिर मिड लाइन ये जाके आपस में फ्यूज हो रहे होते हैं, पीछे ये कॉक्सीसिस साक से जाके फ्यूज हो रहे होते हैं। और जो है प्रीफॉर्मस का मसला आ गया, ये कहाँ से राइज होता है? सेक्रम से राइज होता है, फिर जाता है ये ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जाके अटैच हो जाता है। तो बेसिकली प्रीफॉर्मस, लिवेटर नाई और कॉक्सीजियस एंड ऑब्चुलेटर, ये मेन मसल्स हैं पेल्विस के, ठीक है। और डायाफ्राम में लिवेटर नाई और कॉक्सीजियस आएगा। और आगे चलते हैं इनकी ओरिजिन इंजर्शन, इसको एक दफा रीड कर लें ताकि रिवीजन हो जाए आप लोगों की। प्रीफॉर्मेंस फ्रंट ऑफ सेक्रम से आया, ग्रेटर टू ग्रेटर ऑफ फीमर पे अटैच हो गया। नर्व सप्लाई सेक्रल ही है, ये लैटरल रोटेटर है, ठीक है। ये भी लैटरल रोटेटर है, ऑब्चुलेटर इंटरनस भी लैटरल रोटेटर है, ठीक है। और लिवेटर नाई जो है सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, इनका फंक्शन भी याद कर लें। और कॉक्सीजियस सिर्फ असिस्ट करा रहे हैं लिवेटर नाई को, ठीक हो गया। अच्छा, लिवेटर नाई की ब्लड सप्लाई सबसे डिफरेंट है, इसको पोडेंटल नर्व सप्लाई कर रही होती है बेसिकली, S2, S3, S4, ठीक है। और ओरिजिन इंसर्शन जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तस्वीरें हमने देख ली है काफी, तो इनको नहीं देखते। अगेन जो है ब्लड सी है, ठीक है। एक्शन वही लैटरल रोटेटर है, इसका नर्व सप्लाई सैक्रल प्लेक्सिस है। प्रीफॉर्मस और लिवेटर नाई में क्या फर्क है? अपार्ट फ्रॉम देयर एक्शन, कि प्रीफॉर्मस जो है वो लैटरल रोटेटर है, लिवेटर नाई जो है वो मेन सपोर्ट कर रहा है, और इनकी नर्व सप्लाई भी डिफरेंट है। वो सैक्रल प्लेक्सिस, मतलब प्रीफॉर्मस जो है वो सैक्रल प्लेक्सिस, पी से याद कर लें। MCQ आया वैसे, इसको मैं कर रही हूँ, दोनों में PP है तो आप याद कर लें सैक्रल प्लेक्सिस, प्रीफॉर्मस। बाकी बचा लिवेटर नाई, वो वैसे ही पोडेंटल न्यूरोपैथी के साथ याद कर लें, उसी में प्रोलैप्स हो जाता है, प्रोलैप्स की जो मेन नर्व है वो पोडेंटल है, ऐसे याद कर लें, ठीक है। क्लिनिकल नोट्स इसकी यही है, चाइल्ड बर्थ में होती है। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि प्रोलैप्स का जो मेन काज है वो चाइल्ड बर्थ है या प्रेगनेंसी है। प्रोलैप्स का जो मेन काज है वो चाइल्ड बर्थ है, ठीक है। क्योंकि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में मैक्सिमम इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है, और अगर फोर्स ऑफ डिलीवरी हो जाए तो फिर तो जो है बहुत क्विक हो जाता है प्रोलैप्स अगर होना हो तो, ठीक हो गया। बाकी प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, ये सारे जो हैं वो अजंत हैं, आफ्टर चाइल्ड बर्थ करवाएंगे। इसके अलावा प्रोलैप्स की बाकी रीज़न भी है, कंजेनिटल टिश्यू प्रॉब्लम्स, फैमिली हिस्ट्री, ब्ला ब्ला। मसल्स हमने कर लिया, अब हम पेल्विस फेशिया कर लेते हैं। पेल्विस फेशिया जो होता है ना, या एब्डोमिनल फेशिया, इसमें ना सुपरफिशियल फेशिया होता है, डीप फेशिया तो होता ही नहीं, ठीक है। उसी सुपरफिशियल फेशिया के ही दो नाम है, डी, उसी का ही डीप पार्ट और सुपरफिशियल पार्ट है, ठीक हो गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो फेशिया है स्पेसिफिकली जब आप जाते हो मेल उसमें जेंटल ऑर्गन में जो यूरेथ्रा की इंजरी है, उसमें बड़ा ये कॉन्सेप्ट काम आता है। अगर अच्छा हो तो फिर बड़े MCQs इससे
सॉल्व कर लेते हो। अगर कोई टॉपिक अच्छा आता है ना, उस पे 100 MCQs हो, 1000 MCQs हो, यू कैन सॉल्व इट। तो बेहतर ये है कि अपने टॉपिक को मैच्योर करें, ना कि उनसे रिलेटेड MCQs को रट्टा मारें। ठीक है, अच्छा ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया की फैटी लेयर है जिसे कैंपर्स फेशिया कहते हैं, और सुपरफिशियल फेशिया की मेम्ब्रेनस लेयर है, समटाइम डीप कह देते हैं, स्कारपास फेशिया है। ये एमसीक्यूज हैं आपके। ठीक है, सुपर स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया है। सुपरफिशियल फेशिया पहली फैट होती है जब भी आप करते हो सर्जरी, सिजेरियन असिस्ट कराए होंगे या अपेंडिसेक्टमी कर रहे हो, सबसे पहले क्या फैट नजर आ रही होती है, तो फैटी लेयर फर्स्ट, एफ से फैटी लेयर। ठीक है, उसके बाद उसका नाम, दूसरा नाम क्या है, कैंपर्स फेशिया। ठीक है, और फर्स्ट फैटी लेयर और सी पहले आता है ना अल्फाबेट्स में, तो कैंपर्स फेशिया, एस बाद में आता है, तो स्कारपस फेशिया भी बाद में आ जाएगा। इसको ऐसे रिलेट करने चीज़ों को। ठीक है, ये जो फेशिया है ना, सुपरफिशियल फेशिया का जो मेम्ब्रेनस लेयर है, स्कारपस फेशिया, यही पीछे रन करती है, सक्रोटम में जाती है, उसका उसका नाम वहाँ चेंज हो जाता है, वहाँ ये डार्टोस मसल बना देती है, फिर पेरिनियम में जाके इसी लेयर का नाम चेंज हो जाता है, वहाँ कोलिस फेशिया बना देती है, और जाके पेरिनियल बॉडी में एग्जर्ट हो जाती है और क्लोज कर देती है पाउचेस को। खैर हम आके देख लेंगे। ठीक है, तो यही लेयर है, यही सुपरफिशियल फेशिया है। अगर मैं कहूँ ना इसका नाम क्या है, सक्रोटम में तो इसका नाम है डार्टस फेशिया। यही जो सुपरफिशियल फेशिया का मेम्ब्रेनस लेयर है, मैं अगर कहूँ कि पेरिनियम में इसका नाम क्या है, तो कोलिस फेशिया है। और यही फेशिया जो थाई में जाता है ना, ये फेशियल लाटा के साथ कम्युनिकेट करता है गोल्डन साइन पे। इसी वजह से यहाँ एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, जो चीज़ यहाँ होगी वो यहाँ नीचे नहीं जा सकती, लाइक यूरिन। आगे देखेंगे इसको। सुपरफिशियल लेयर पे काफ़ी डिस्कशन हो गई। ठीक है, इसका डीपर लेयर जो था वो स्कारपस फेशिया था। ठीक है, और ये कंटिन्यू हो रहा है कोलिस फेशिया में। ठीक है, पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम पे मैंने पहले ही बात कर ली थी कि पेल्विक पेरिटोनियम, parietal peritoneum lines the pelvic wall and is reflected onto the pelvic viscera, where it becomes continuous with the visceral peritoneum. Pelvic peritoneum जो है, थोड़ा सा मेल फीमेल में ये डिफरेंस है कि चूंकि फीमेल में तो दरमियान में यूट्रस होती है ना, तो इसलिए दो पाउचेस बन जाती हैं, रिफ्लेक्शन जो होती है पेरिटोनियम की। ब्लैडर के आगे वाली जो है यूट्रोविजाइकल पाउच बन जाती है, ब्लैडर के पीछे वाली जो है रेक्टो यूट्राइन पाउच बन जाती है। लेकिन चूंकि मेल में तो होती नहीं ना यूट्रस, तो उनमें एक ही पाउच होती है। ठीक है, रेक्टो यूट्राइन पाउच। तो उनमें जो विजाइको यूट्राइन है वो नहीं होगी, क्योंकि उनमें यूट्रस ही नहीं है। ये थोड़ा ऐसा एमसीक्यू है, इसको देख लें। ठीक है, यही रेक्टो यूट्राइन पाउच और ये सब की बातें थी, हमने कर ली हैं। रिफ्लेक्शंस हैं। ठीक है, इसकी आगे तस्वीरों में देख लेंगे। नर्व ऑफ द पेल्विस, सैक्रल प्लेक्सिस। ठीक है, इसको एक दफा देख लो। ये बेसिकली ये सारा जो प्लेक्सिस है बन कहाँ रहा है, ये जो बन रहा है ये प्रीफार्मस मसल के ऊपर बन रहा है। ठीक है, और इसमें जो है जो नर्व्स हैं वो कौन सी आ रही है, वेंट्रल रेमाई आ रही है। ठीक है, और वेंट्रल रेमाई की फिर दोबारा दो ब्रांचेस होती हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर कह लें या डॉर्सल और वेंट्रल कह लें, उसकी भी डबल बन जाती है। बेसिकली जो कॉन्टिन्यूशन होती है वो वेंट्रल रेमाई से होती है। ठीक है, इसमें बाकी कुछ ब्रांचेस लंबोसेक्रल ट्रंक की भी आती हैं। तस्वीर इसकी देख के याद होगी, ऐसा तो नहीं होगा। ये तस्वीर देखिए, सैक्रल प्लेक्सिस है, L4 L5 ये बेसिकली जो है L4 का जो पार्ट है वो तो लंबर प्लेक्सिस बनाएगा, लेकिन इसका छोटा सा पार्ट जो है वो कंटिन्यू करता है नीचे, और फिर S1 के साथ मिलके ये लंबोसेक्रल ट्रंक बना देता है। ठीक है, इसको बस ऐसे याद कर लें। ये तस्वीर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपसे पूछते हैं कि नर्व टू प्रीफार्मस डार्सल डिवीजन से बन रही है कि जो है वेंट्रल डिवीजन से बन रही है, जो बेसिकली एमसीक्यूज आए हैं और डिवीजन्स पे आए हुए हैं। ठीक है, यूजुअली तो आपको पता हो कि सैक्रल प्लेक्सिस की कौन कौन सी ब्रांच है। प्रीफार्मस भी इसी की है। ठीक है, मेन ब्रांचेस में शैटिक है। शैटिक के साथ याद कर लें सेफनस लंबर प्लेक्सिस की ब्रांच है। ठीक है, शैटिक जो है वो सैक्रल प्लेक्सिस की ब्रांच है। एस से याद कर लें, यू कैन रिलेट इट। फिर जो है पेल्विक सप्लेंटलिक नर्व्स जो हैं S2 S3 S4, ये भी सैक्रल प्लेक्सिस की हैं। ठीक है, पेल्विक सप्लेंटलिक नर्व्स बेसिकली फिर अगेन पूछ लेते हैं किससे बनी होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक से बनी होती हैं। ठीक है,
पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं वो वैसे भी इनके लिए मशहूर है कि रेस्टिंग पोजीशन में जो नर्व्स एक्ट करती हैं, लाइक बावल का एम्प्टी होना, ठीक है, ब्लैडर के जो स्फिंक्टर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराना, ऑटोनोमिक सारी चीज़ें जो है ना वो पेल्विक से प्लेंचिंग नर्व्स का ही जिम्मा होती हैं, वो भी जो है सैक्रल प्लेक्सिस से आती है। सैक्रल प्लेक्सिस बेसिकली प्लेक्सिस ऑफ पेल्विस एंड पेरिनियम है, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड हो जाती हैं लंबर ट्रंक से, जिसको हम लंबो सैक्रल ट्रंक कह देते हैं, ठीक है। तो फॉर एमसीक्यूज आप ये याद करें कि कौन कौन वेंट्रल डिवीजन से आ रहा है, कौन कौन जो है वो डॉर्सल डिवीजन से आ रहा है। लेट्स सपोज ये जो पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई है, ठीक है, ये डॉर्सल डिवीजन और वेंट्रल डिवीजन दोनों से आ रही है। ये आपका एमसीक्यू भी था एक लास्ट ईयर, ठीक है। कितने सैक्रल प्लेक्सिस पे बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एंड आई एम अमेज्ड कि पार्ट 1 के लेवल पे इतना डेप्थ में सैक्रल प्लेक्सिस और ब्रेकियल प्लेक्सिस को क्यों पूछा हुआ है, बट दे लव इट, सीपीएस भी लव प्लेक्सिस, ठीक है। ये 3 प्लेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन शुरू में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। बाकी इनमें से सारी बेसिकली जो है ना सारी की सारी डॉर्सल से ही है मैक्सिमम, जो वेंट्रल से है वो याद कर लें, इट विल बी इजी, ठीक है। लाइक क्वाड्रेटस फेमोरस वेंट्रल डिवीजन से बन रही है, ऑब्चुलेटर इंटरनस वेंट्रल डिवीजन से बन रही है, पोडेंटल नर्व वेंट्रल डिवीजन से बन रही है, ठीक है। और बस यही बन रही है ना वेंट्रल डिवीजन से, बाकी सारी डॉर्सल से बन रही है, और जो पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई है ना, ये दोनों से बन रही है, then it will be easy to revise. अच्छा, सैक्रल प्लेक्सिस में जो sciatic है ना, इसमें भी 2 चीजें आती हैं, डॉर्सल डिवीजन भी आती है, वेंट्रल भी आती है। sciatic नर्व जो है पोप्लीटियल तक जो है एक ही शीथ में होती है ना, कॉमन पेरिनियल नर्व और टिबियल नर्व एक ही शीथ में होती है, इसका नाम sciatic नर्व होता है ना। तो जब क्रॉस करती है पोप्लीटियल रीजन को तो फिर शीथ सेपरेट हो जाती है, फिर कॉमन पेरिनियल अलग हो जाती है, टिबियल अलग हो जाती है। टिबियल को याद कर लें टीबी से, टीबी मतलब टिबियल और वेंट्रल डिवीजन्स, बस ये एमसीक्यूज पूछ लेते हैं ज़्यादातर। डिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये याद करना मुश्किल है, बाकी तो आपको पता है कि जो है मीडियल कंपार्टमेंट को कौन सी नर्व कर रही है, ऑब्चुलेटर कर रही है, पोस्टीरियर को कौन सी कर रही है, लैटरल, तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें मिस कर देते हो, तो इन पे भी एम्फेसाइज करना है, ठीक है। अच्छा, ये अगेन सारे प्लेक्सिस आ गए, लैटिकुटेनियस नर्व ऑफ द थाई आ गई। तस्वीरें जो है स्नेल में काफ़ी बुरी थी तो मैंने खुद ही ऐड की हुई हैं। ये लंबर प्लेक्सिस राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सैक्रल प्लेक्सिस है, ठीक है, और L4 जो है वो दोनों को दे रहा है, बाकी सेपरेट है। वैसे ये लंबराइजेशन और सैक्रलाइजेशन क्या होती है, सैक्रम में आप पढ़ते हो, ये मुझे किसी को बताया टेलीग्राम पे, इट इज lumbralization एंड sacralization। अच्छा, इनर्वेशन, ये मैंने बहुत मुश्किल से सर्च किया है पूरा टेबल, इट विल मेक योर लाइफ इजी, ठीक है। सिंपैथेटिक ब्रांचेस जो है ना सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस बनाएंगी, ठीक है, और फिर उसी से इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस बनेगा। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस जो है वो बेसिकली पेल्विस के बहुत सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। फंक्शन क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन। ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमी की है ना नर्व्स, और इनका काम क्या होता है, वो सारे काम करना है जो कि बॉडी को अवेयर नहीं होते, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शंस। तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, नहीं हो रही, इट इज नॉट आवर अंडर कंट्रोल ना, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन और ब्लैडर का फिल होना, ब्लैडर के फिल होने से जो है सेंसेशन अराइज करना, ये भी हमारे अख्तियार में नहीं है। सारी चीज़ें जो है ना ऑटोनॉमी की डील कर रही होती है। पैरासिम्पैथेटिक का जो बेसिक फंक्शन देखिए, सिंपैथेटिक का कंस्ट्रक्शन है ना, फाइट फेयर और फ्लाइट के सिस्टम है ये, तो ये बेसिकली वैजो कंस्ट्रक्शन कराएगा, इसको ऐसे याद कर लें। और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो वैजो डायलेटेशन कराता होता है, ठीक है। पेल्विक स्प्लेनिक पेल्विक के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें सारी की सारी जो होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक ही होती हैं, ठीक है, उसमें सिंपैथेटिक होती नहीं है, क्योंकि पेल्विस में का काम ही क्या है, पेल्विस का काम क्या है, उसमें ब्लैडर, उसमें यूट्रस पड़ी हुई है, या उसका काम जो है वो सेक्सुअल अराउजल के लिए है, और तीनों काम जो है ना वो रेस्ट वाले हैं, ठीक है, जो इमरजेंसी सिचुएशंस नहीं है, तो इसीलिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ही जो है ज़्यादा पार्ट है पेल्विक सस्पेंशन का। फॉर योर एमसीक्यू यू कैन रिलेट दिस,
ठीक है, बाकी ही रहने में कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो गया। फिर ये देख लें, पैरासिम्पैथेटिक पेल्विक सिप्लेंचनिक और इरेक्शन करवाता है, ठीक है। और सिंपैथेटिक हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है। और ये इमिशन कराता है, मतलब इमिशन मतलब इजैकुलेशन। ये एमसीक्यू है कि जो है इरेक्शन के लिए क्या है, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। और सिंपैथेटिक के लिए क्या है, इमिशन या इजैकुलेशन। और बाकी नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एक अलग दर्द सर है, मैं इसको छेड़ नहीं रही, ठीक है। क्या प्यूबिक सिम्फिसिस को चीज कोड करेगी, मीडियल हाफ थाई को क्या कर रही है, लिंग्वाइन लिगामेंट के ऊपर क्या कर रही है, एब्डोमेन बिलो एम्ब्लाइकस क्या कर रही है, थाई के इंटीरियर कौन सी कुटेनियस नर्व सप्लाई है, पोस्टीरियर कौन सी है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बेसिकली लंबर प्लेक्सिस की ब्रांचेस हैं, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, जेनिटो फेमोरल, इलियो इंग्वाइनल, लेटरल कुटेनियस, पोस्टीरियर कुटेनियस, पेरिनियल। तो इनको बड़ा अच्छा सा याद करना है। आई विल शेयर फ्यू मटेरियल एट दिस। और ये बहुत आता है, एक पेशेंट आई है और उसको जो है फलानी साइड की सेंसेशन नहीं हो रही, कौन से नर्व है, ठीक है। तो ऐसे करके याद करना है। माइंड फ्रंटल नर्व है, ठीक है। साइकिल प्लेक्सिस से निकली है और क्या करना है इसने, लीव करती है पेल्विक कैविटी को थ्रू, क्योंकि पेरिनियम में जाना है ना इसने, तो लैसिस्टिक ब्रांच से दोबारा एंटर होगी, ठीक है। और फिर इसकी जो ब्रांचेज है वो इंफीरियर रेक्टल है, डॉर्सल नर्व ऑफ द पीनस और क्लाइटोरियस है, और पेरिनियल नर्व है। तो एक एमसीक्यू आना ही आना, पूछ ही लेंगे कि इंफीरियर रेक्टल किसकी ब्रांच है, साथ में बता देंगे मिडल रेक्टल किसकी है और सुपीरियर रेक्टल किसकी है। किसकी है वैसे सुपीरियर रेक्टल और मिडल रेक्टल? मिडल रेक्टल तो बताएंगे, तो खुद याद नहीं आ रही है। ये इंफीरियर रेक्टल, सुपीरियर रेक्टल, मिडल रेक्टल, हाँ इंटरनल कैविटी और मिडल रेक्टल इंफीरियर मेजेंटेरिक की तो मुझे याद है, वो सुपीरियर रेक्टल की है, आईएमआर से याद किया हुआ मैंने, इंफीरियर मेजेंटेरिक, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये मैंने एज इट सेल्फ आपकी स्नैप से छापा मारा है और इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आपने याद करना है कि ये नर आई निकली कहाँ से है, निकलने के बाद वेंट्रल रूट से निकली है कि डॉर्सल से निकली है, उसके बाद वेंट्रल से अगर निकली है तो उसकी एंटीरियर डिवीजन से निकल रही है या उसकी पोस्टीरियर डिवीजन से निकली है। अगर वो वहां से निकल गई है तो उसकी रूट क्या है, तो वहां से निकल गई है तो फिर गुजर कहाँ से रही है, फिर वहां से गुजरी है तो दे किसको रही है, वो मसल क्या है। और फिर आपको रिलेट करना पड़ेगा कि कोई सर्जरी हो गई है, फलाना मसल डैमेज हो गया, तो कौन सी नर्व है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की ओवर थिंकिंग है नर्व्स में। और ये एमसीक्यूज जो है वो दे आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, विद सम सेंस विद सम लॉजिक यू कैन क्रैम देम। अगर आप नेटर खोल के इनके रूट्स को देखते रहें, कौन कहाँ से निकल रही है, तो वो वहीं अपने रास्ते में सप्लाइयाँ करती फिर रही होगी ना, तो यू कैन रिलेट इट, बट द टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शैटिक नर्व है, जहाँ भी फिबुला का फ्रैक्चर हुआ या फिबुला ड्यूरिंग एसवीडी कंप्रेसिव लिथोटमी जो पाउच है उसके साथ, तो फुट ड्रॉप हो जाना है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। पोडेंडल नर्व मास्टर माइंड है पेरिनियम का, तो ये याद कर लीजिए। इस टेबल से ज़्यादा बुरा टेबल मुझे कोई मिला नहीं, यही सबसे बुरा है, और कोई ऑल्टरनेटिव भी मुझे नहीं मिला कि चलो बंदा याद कर ले रिलेट करके, बट ऐसा ही है, ठीक है। नो शैटिक नर्व, इसकी रूट्स, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट नर्व है, एमसीक्यू हो गया, ठीक है। सुपीरियर ग्लूटल को याद रख लें कि ये मिनिमस को सप्लाई करती है, ठीक है। हालांकि सुपीरियर को तो मैक्सिमस को करना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं करती, इट इज अपोजिट टू देयर नेम। इंफीरियर ग्लूटियल जो है वो मैक्सिमस को सप्लाई करती है, ठीक है। मिनिमस और मैक्सिमस का जो फंक्शन है वो क्या है, एनीवन? अच्छा, नर्व टू द क्वाड्रेटस फेमोरस मसल, ऑब्जर्वेटरी इंटरनस मसल,
अब यहाँ याद रखते हैं, ऑब्चुलेटर नर्व अलग है, ऑब्चुलेटर इंटरनस की नर्व अलग है, वो हम पहले ही शुरू में कर चुके हैं। पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई किसको सप्लाई करते हैं, एमसीक्यू है, स्किन ऑफ द बटक को एंड बैक ऑफ द थाई को। इसकी एक तस्वीर है, आई विल शेयर है टेलीग्राम। वो तस्वीर अगर दो तीन दफ़ा देख लोगे ना तो फिर ये सारी कुटेनियस सप्लाई याद हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, जो आगे बातें हैं, पेल्विक सिम्प्लेंचनिक कहाँ से आती है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सैक्रल नर्व से आती है। इसका काम क्या है और कौन से फाइबर हैं, पैरासिम्पैथेटिक वन सारे कर चुके हैं, टेबल ऊपर दी हुई है। लंबर प्लेक्सिस, although it's not part of our pelvis region, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि वैसे के अलावा सैक्रल प्लेक्सिस में जो लंबो सैक्रल ट्रंक है वो भी लंबर प्लेक्सिस से आ रहा है। ऑब्चुलेटर नर्व भी जो है बेसिकली लंबर प्लेक्सिस की नर्व है, ठीक है। इसका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्टोआस मसल के साथ, मिडिल बॉर्डर, ये वाला एमसीक्यू काफी दफा आया होगा, ठीक है। और सप्लाई क्या करती है, लैटरल पेल्विक वाल्व को और पैराइटल बॉर्डर को। ऑटोनोमिक नर्व्स, अच्छा ये बड़ी मुश्किल से टेबल मिला है बट इट विल मेक योर लाइफ इजी। सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, इसमें सारे क्या थे, वैसे ये पेल्विस की नर्व है ही नहीं। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस जो है ना वो पेल्विस की है, ठीक है। पेल्विक से प्लेंचिंग नर्व दे रही है, S2 S3 S4 रूट पूछ लेते हैं इसकी। और विजाइकल प्लेक्सिस, यूट्रोडेनल प्लेक्सिस, ये सारा इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से आ रहा है, ठीक है। ब्लडर कंट्रोल में जो ज्यादा रोल है वो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस का होगा ना, क्योंकि पेल्विस की ये नर्व है ये, ठीक हो गया। इनका लेवल याद कर लें, ये किस लेवल पे है, ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ सेक्रम के साथ है, और सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस कहाँ है, ये सैक्रल प्रोमोटरी की रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप पूछ लेते हैं। इसके अलावा ये प्लेक्सिस जो है ये हम कर चुके हैं डिटेल में, जो भी एमसीक्यूज थे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप भी रीड कर लें, वेरी स्लो। आर्टरीज आ गई, ठीक है। आर्टरीज ऑफ द पेल्विस में क्या है, जो बेसिकली पेल्विस की आर्टरी है ना वो है इंटरनल आइलियक, और जो बेसिकली पेरिनियम की आर्टरी है वो पेडेंटल है, ठीक हो गया। और पेडेंटल किसकी ब्रांच है, इंटरनल आइलियक की, तो बेसिकली इंटरनल आइलियक ही जो है वो हमें आगे तंग करने वाली है, ठीक है। कॉमन आइलियक सैक्रोइलिक जॉइंट के लेवल पे एक्सटर्नल आइलियक में कॉमन आइलियक में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तस्वीरें, ये एक्चुअली मैंने ना लिंक भेजा था टेलीग्राम पे, आपको याद होगा 3D एनेटमी का, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिए हैं। अगर वो 5-6 मिनट की क्लिप देख लोगे ना तो इट विल मेक योर लाइफ इजी। और दूसरा रहा एनेटमी। एनेटमी जो है सारी आपकी विजुअल मेमोरी पे होती है, सिर्फ वी कैन नॉट मेक दिस लाइक टॉपिक गुड ओनली बाय लेक्चर्स या ओनली बाय सोलो रीडिंग या ओनली बाय टेक्स्ट रीडिंग, ये आपकी 3D इमेजिनेशन से ही अच्छी होगी, ठीक है। तो वो जो लिंक भेजा है ना वो, बाकी तो आपको बहुत यूट्यूब पे तो इतना आपको मसला होगा कि क्या देखें क्या ना देखें, सो मैनी चॉइसेस एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल जस्ट लूज यूर 5 to 6 आवर, फिर भी कोई ढंग की 1-2 वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो 3D के लिए जो लिंक भेजा ना बस वही देख लें, इट विल सेव योर टाइम। अच्छा, बाकी जो है ये इंटरनल आइलिक है, ठीक है। ये एक्सटर्नल आइलिक बन गई, एक्सटर्नल आइलिक से ऊपर वहाँ डीप सर्कमफ्लेक्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से निकल गई वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, ये कंटिन्यू हो जाएगी एंगोनल लिगामेंट के नीचे से एक्सटर्नल आइलिक एज ए फेमोरल आर्टरी, ठीक है। और यहाँ से एक्सटर्नल पेडंडल भी दे देगी। तो एक्सटर्नल पेडंडल जो है किसकी ब्रांच होगी, एक्सटर्नल आइलिक की, और इंटरनल पेडंडल किसकी ब्रांच होगी, इंटरनल आइलिक की, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये आ गई इंटरनल आइलिक। इंटरनल आइलिक यहाँ सबसे पहली ब्रांच देगी ऑब्चुलेटर, ठीक है। सॉरी, अम्बलाइकल। अम्बलाइकल जो है सुपीरियर वेसिकल देगी, उसके बाद ये ओब्लेटेड हो जाती है, क्योंकि ये एम्ब्रियोलॉजी की जो है ब्रांच है। दिस इज एक्चुअली दिस इज द दैट आर्टरी, ड्यू टू दिस वी आर सर्वाइव। अगर ये अम्बलाइकल आर्टरी ना होती तो इनफैक्ट फीटस से बनना ही नहीं था, ठीक है। तो बनने के बाद ये ओब्लिटरेट हो गई, लिगामेंट बन गई, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, और जाके अटैच कर दिया ब्लैडर अम्बलाइकस के साथ, ठीक है। उसके बाद दूसरी आर्टरी निकल आएगी, ये मैं देख लेती हूँ, शायद एक तस्वीर है,
गुम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके बाद लेट्स सपोज इसी खाली तस्वीर को देख लेते हैं। तो इंटरनल आईलेग की जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑब्चुरेटर, उसके बाद जो है अम्बलाइकल, सबसे पहले अम्बलाइकल, फिर ऑब्चुरेटर, फिर इंटरनल आईलेग फीमेल्स में, ठीक है, और मेल में इंफीरियर वेजाइकल, फिर वेजाइनल और मिडल रेक्टल, ठीक हो गया, और इंटरनल पोडेंटल, ठीक है। अब जो डिफरेंस है फीमेल में वो यूट्राइन आर्टरी है, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी वेजाइनल आर्टरी जो है मेल में नहीं मिलेंगी, और वेजाइनल आर्टरी से ही इंफीरियर वेजाइकल ब्रांच निकलती है, जबकि मेल में इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी जो है वो इंडिपेंडेंट आर्टरी थी इंटरनल आईलेग की। और ये देख, ये मेल का है, ठीक है, इंफीरियर वेजाइकल, उससे आर्टरी टू प्रोस्टेट जा रही है। ऊपर से जो वो थी अम्बलाइकल आर्टरी, जब वो सुपीरियर वेजाइकल देती है तो समटाइम वो डक्टस डेफिनिस की भी आर्टरी दे देती है, और कभी नहीं भी देती, ठीक है। तो टेक होम मैसेज ये है कि इंटरनल आईलेग जो है सब कुछ सेम है सिवाय यूट्राइन के। मेल में जो है यूट्राइन नहीं होगी, उसकी जगह इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी होगी, ठीक हो गया। और फीमेल में जो है यूट्राइन होगी, विजाइनल होगी, बल्कि विजाइनल की ब्रांच होगी इंफीरियर वेजाइकल। इंटरनल पोडेंटल आर्टरी जो है ब्रांच ऑफ इंटरनल आईलेग है, पेल्विक कैविटी थ्रू ग्रेटर शेटिक फोरामेना लीव करेगी और फिर दोबारा लेसर शेटिक फोरामेना में एंटर हो जाएगी, ठीक है। लीव करेगी लोअर बॉर्डर से, एंटर होगी अपर बॉर्डर से, क्वाइट रिलेटेबल। और फिर केनाल में आ जाएगी, केनाल में इसके साथ जो है पोडेंटल नर्व भी होगी, ठीक है। इसके अलावा इसकी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है, ब्रांच द पीनस और क्लाइटोरियस, जिसे जो है डॉर्सल ब्रांच ऑफ पीनस और क्लाइटोरियस और डीप, दोनों के दोनों इंटरनल आईलेग्स इंटरनल पोडेंटल से निकलती हैं, ठीक है। फिर एक्सटर्नल आईलेग आ गई, ये बेसिकली लेग की आर्टरी है, ठीक है, फेमोरल जो कंटिन्यू होती है मेन एज ए मेन आर्टरी। और इसकी जो ब्रांचेज है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक है, जो ऊपर जाके सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक के साथ जो है एनास्टोमोसिस बनाती है। डीप सर्कमफ्लेक्स आईलेग ब्रांच है और कंटिन्यू करेगी फेमोरल आर्टरी से। और इसके अलावा जो है एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी भी दे देती है, छोटी ब्रांच होती है। इंटरनल पोडेंटल तो बड़ी ब्रांच है, ठीक है। और कुछ और आर्टरीज हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एंटर होती हैं पेल्विस में, जैसे कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, ठीक है, ओवेरियन आर्टरी है और मीडियन सेक्रल आर्टरी है, ये एओर्टा की ब्रांचेज हैं, ठीक है। इंटरनल आईलेग जो है वो कॉमन आईलेग की ब्रांच है, फिर कॉमन आईलेग जो है एओर्टा की है। इंटरनल आईलेग किस किस को देती है सप्लाई? पेल्विक विसरा को, पेरिटोनियम को, पेल्विक वॉल्स को एंड बटक्स को। इंटरनल आईलेग पे जब भी लाइगेट करें ना, उसकी पोस्टीरियर डिवीजन को छोड़ के करें। पोस्टीरियर डिवीजन की जो ब्रांचेज हैं इंटरनल आईलेग की वो कौन कौन सी हैं? एनीवन, कोई जवाब देगा? पोस्टीरियर डिवीजन इंटरनल आईलेग की ब्रांचेस, आंसर सुपीरियर ग्लूटियल, ठीक है, और लैटरल सैक्रल, तीसरी मुझे खुद भी नहीं याद आ रही। अच्छा, ये आर्टरीज तो मैं काफी कर ली हैं। Third one is iliolumbar. हाँ, इलियो लंबर, एग्जैक्टली इलियो लंबर, और इलियो लंबर भी जाके डिवाइड हो जाती है इलियम में और लंबर में, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, जो एमसीक्यू है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी में, ठीक है, ये जो है लीव करती है पेल्विस को थ्रू ग्रेटर शेटिक फोरामेना एंड सप्लाइज द ग्लूटियल रीजन, और अबव द प्रीफॉर्मस मसल करती है, ये इसका एमसीक्यू है, ठीक है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो है वो इंफीरियर वेंट्रल की ब्रांच है, मुझे बड़ी भूलती है, पता नहीं सबको भूलती है नहीं, इसलिए मैंने पर्सनली इसको हाईलाइट कर दिया। ओवेरियन आर्टरी जो है इसका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि एब्डोमिनल एओर्टा से एट द लेवल ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा निकलती है। दिस इज योर एमसीक्यू, ठीक है। और ओवेरियन आर्टरी तो चूंकि ओवरीज तो पेल्विस में पड़ी हुई है तो ये नीचे नहीं जाएगी इंग्वानल लिगामेंट के, लेकिन टेस्टिस जो है स्क्रोटम में नीचे पड़ी हुई है, तो इसलिए जो इसका काउंटर पार्ट है ना टेस्टिकुलर आर्टरी, वो इंग्वानल कैनाल के थ्रू जो है वो नीचे चला जाएगा, वो पेल्विस में एंट्री नहीं होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। मीडियन सैक्रल आर्टरी जो है इनोसेंसी आर्टरी है, ठीक है, ये सैक्रल प्रोमोटरी को ही सप्लाई कर रही होती है। समटाइम इतनी इनोसेंट भी नहीं रहती है जब हम कर रहे होते हैं मैश रिप्लेसमेंट वाल्व यूट्राइन प्रोलैप्स की, तो वहाँ अटैच करते हैं इसको लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के साथ, वहाँ ये पड़ी होती है। अगर ये छिड़ जाए ना तो फिर इसको रोकना बड़ा मुश्किल है, इट विल बिकम नाइटमेयर फॉर गायनेकोलॉजिस्ट। Veins of the pelvis actually they follow their arteries, so relatable और क्लिनिकल ये है कि पोर्टल सिस्टम एनास्टोमोसिस कहाँ होता है। सुपीरियर रेक्टल वेन, सुपीरियर रेक्टल जो ये मेजेंटेरिक ही है ना, तो एनास्टोमोस करती है मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन्स के साथ, और इसलिए ये एनास्टोमोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और पोर्टल सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस, ठीक है। बाकी लिम्फेटिक्स ऑफ द पेल्विस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे गायनी के स्टूडेंट्स के लिए और सर्जरी के स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रोस्टेट के लिम्फ नोड्स कहाँ जाएंगे, ठीक है, फिर वहाँ से वो फिर कौन से रूट से फिर वो वर्टेब्रा में जा रहे हैं, ब्रेन में जा रहे हैं स्पेसिफिकली, और वल्वा अगर में कोई मलिग्नेंसी है तो वो कौन से में जा रही है, सुपरफिशियल में जा रही है, डीप में जा रही है, इंकॉर्नल में तो सुपरफिशियल में जाती है, वहाँ से वो एक्सटर्नल को फॉलो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, आगे हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो लिम्फेटिक्स ऑफ द पेल्विस, ये तो इनफैक्ट लिम्फेटिक्स ऑफ द पेल्विस इन इटसेल्फ इज अ डेडिकेटेड टॉपिक कि कौन कौन से इनके लिए लिम्फ नोड्स हैं, कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। ये पर्सनली मेरी सजेशन है कि आप इनको टाइम दें। ये बहुत आते हैं कि इंग्वानल लिगामेंट कितने टाइप्स के हैं, 2, सुपरफिशियल डीप, फिर सुपरफिशियल कितने टाइप के हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, वर्टिकल ब्रांच है, फिर उसमें से कुछ जो है वो मीडियल साइड के चीज़ों को दे रहे हैं, लाइक वल्वा को दे रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटल को दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो है लेटरल साइड के हैं, ठीक है। चूँकि ये सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स फॉलो तो फेमोरल आर्टरी को करते हैं, तो इसलिए जो भी मैलिग्नेंसी होगी इनके एरियाज की, तो ये इनके जो लिम्फ नोड्स हैं वो एक्सटर्नल आइलेट में जाके पॉजिटिव होंगे, इंटरनल आइलेट में नहीं होंगे, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी जो है बेसिकली इंटरनल आइलेट जो है वो अपर थर्ड ऑफ वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, इन सबको इंटरनल आइलेट कर रही होती है, बल्कि ओवरी को फिर पैराओटिक कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अलग से टॉपिक ही डिफरेंट है। इफ वी विल स्टार्ट इट वी विल नॉट बी एबल टू एंड इट विद इन नेक्स्ट 2 आवर्स इवन, ठीक है। बाकी जो है सिग्माइड कोलोन होती है पेल्विस में, इसकी रोटेशन हो जाती है ज़्यादातर, क्यों हो जाती है, क्योंकि इसकी मेजेंट्री जो है वो मोबाइल का है, इस कंडीशन में कहते हैं वोल्वुलस। क्या करना पड़ता है इसमें, फिर क्लोस्टमी करनी पड़ जाती है, ठीक है, अगर ये खुद से रिलीव ना हो तो। फिर रेक्टम आ जाती है, रेक्टम ये सिग्माइड जो है 17 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ इसकी 13 है, ये एमसीक्यूज हैं, ठीक है। और फिर जो है रेक्टम जो है वो थर्ड सैक्रल वर्टेब्रा के बाद जो है सिग्माइड कोलोन जो है वो रेक्टम में बनती है। ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है याद करना। ब्लड सप्लाई, superior rectal artery which is continuation of the inferior mesenteric artery, middle rectal artery which is the branch of the internal iliac artery, and inferior rectal artery which is the branch of the internal pudendal artery। ये वो एमसीक्यू है, ठीक है, इजीली कोई भी बंदा मिस कर देता है, इसको याद कर लें। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है कहाँ जाएगी, पैरारेक्टल नोड्स में जाएगी और इंटरनल आइलेक में जाएगी, बस ये इसमें यही चीज़ें याद करने वाली हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता। यूरेटर ब्लड जो है और यूरिनरी ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल ऑर्गन्स के लिहाज से, ठीक है। यूरेटर की कंस्ट्रक्शंस ये पूछ लेते हैं किन किन लेवल पे होती हैं। जहाँ रीनल पेल्विस से ज्वाइन करता है यूरेटर को वो कंस्ट्रक्शन है, फिर ब्रिम पे जहाँ इसको किंकिंग होती है वो कंस्ट्रक्शन है, फिर ये जहाँ ब्लैडर में एंटर होता है वो कंस्ट्रक्शन है। 3 लेवल की कंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ से ये यूरेटर गुजरेगा वहाँ वहाँ के ब्लड सप्लाई लेता जाएगा। यूरेटर जो है फॉर गायनी एंड फॉर सर्जरी दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ब्लैडर जो है
इसकी कैपेसिटी पूछ लेते हैं कितनी है, 500 ml एवरेज है, लेकिन इट कैन बी अप टू 600 ml, और रेंज में आए तो 400 to 600 ml। ठीक है, बाकी बैटरी लो गई लैपटॉप की, एक मिनट। अच्छा, ब्लैडर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने पढ़नी है ना, वो है ट्राइगोन। ठीक है, ट्राइगोन जो है बेसिकली दो यूरेटर को इसकी जो बाउंड्रीज है वो दोनों यूरेटर की ओरिफिसेस बन रही होती है, दरमियान में क्रेस्ट होता है, और फिर जो उसकी ट्राइंगल है नीचे जो है वो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। ठीक है, हम सर्जरी के दौरान, एब्डोमिनल सर्जरी के दौरान ट्राइगोन इतना हार्ड नहीं होता, क्योंकि ये जो उनके बेस बना रहा होता है। बाकी ब्लैडर में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो फीमेल्स और मेल में डिफरेंस है। फीमेल में एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, और मेल में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्फिंक्टर्स होते हैं, क्योंकि मेल में जो है वो इजैकुलेशन, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन को रोकना जो है वो इंटरनल स्फिंक्टर का काम होता है, इसलिए मेल में होती है वो, इसलिए फीमेल में नहीं होती है। तो ये स्फिंक्टर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसके अलावा प्रोस्टेट तो अलग से एंटाइटी है। ये आर्गन्स चूंकि दे आर क्वाइट इजी, मैं इनको वैसे ही लेके जा रही हूँ। ये जो है प्रोस्टेटिक कैप्सूल, इसके जोन्स इनको मैंने हाईलाइट कर दिया। जब प्रोस्टेट निकालना होता है तो कैप्सूल छोड़ के निकालना होता है, अनलाइक थायराइड, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और इसको देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं प्रोस्टेट में वो ये हैं कि कौन से जोन में कैंसर होगा, कौन से जोन में इसकी हाइपरप्लेजिया होगा। ठीक है, और कितनी इसकी डक्ट्स होती हैं, इसका फ्लूइड में की क्या केमिस्ट्री होती है, और इसमें जो है जो यूरेथ्रा का पार्ट है वो सबसे ज़्यादा डायलेटेड होता है, वो पूछ लेते हैं। ये इसके यू क्यूज हैं। पोस्टीरियरली क्रेस्ट होता है, ये एमसीक्यू पूछा हुआ है इन्होंने। तो शुड आई एक्सप्लेन इट, आप जस्ट गो टुवर्ड्स पेरिनियम, या पेरिनियम को आज कर लें? क्या ओपिनियन है आप लोगों की? आठ लोग रह गए, मतलब 12 थे तो 4 बोर हो गए हैं। ठीक है, अच्छा ये एमसीक्यू है, जब भी आप प्रोस्टेट चेक करते हैं तो आप जो है रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, कौन सी लोब आपको फील होती है? एनीवन? इसके अलावा डेवलपमेंट होमोलोगस ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। इस टेबल को मैंने 2-3 टेबल्स और भी बना दिए हैं, तो इट विल मेक योर लाइफ इजी, और यू कैन नॉट स्किप दिस टेबल। although दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन आता बहुत है। ये जो शेड्स हैं ये डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन आपको पीडीएफ में डिफरेंट नहीं लगेंगे। फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, ओके, इनको हम पढ़ लेते हैं। ये देखें, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यूट्रस है। ठीक है, ये ट्यूब्स हैं, ये इसका ट्यूब का पार्ट है फिम्ब्रिया, ये इसका डायलेटेड पार्ट है एम्पुला। ठीक है, और ये ओवेरियन लिगामेंट है जो कि यूट्रस को और ओवरी को अटैच कर रहा है, और ओवरी को अगर लेटरल पेल्विक वाल से अटैच करेगा वो कौन सा लिगामेंट होता है? वो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। ठीक है, और ये सारे लिगामेंट लेटरल साइड के जो बेसिकली एक सिंगल नाम देता हूँ, ये ब्रॉड लिगामेंट होते हैं। ये सर्विक्स है, ये इसकी एक्सटर्नल ओस है, ये इसकी इंटरनल ओस है, एंड दिस इज विजाइना। विजाइना और सर्विक्स जहाँ आपस में मिलते हैं वहाँ जो है 4 फॉर्निसेस बन जाते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल 2 फॉर्निसेस। ठीक हो गया, ये फीमेल इंटरनल ऑर्गन है। इसमें जो आपने काम याद करने की चीज़ें हैं वो ये हैं कि ओवेरियन फोसा की बाउंड्रीज क्या होती हैं, ये एग्जाम में पूछी हुई है। सुपीरियरली जो है एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी बनाती है इसका, एंटीरियरली ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, पोस्टीरियरली जो है यूरेटर, इंटरनल आइलिक आर्टरी एंड वेन दोनों। ठीक है, तो समटाइम दे आस्क कि जब भी आप ओवेरियन फोसा में काम करेंगे तो कौन सी आर्टरी जो है आप डैमेज करेंगे, वो इंटरनल आइलिक करेंगे।
अगर वो कहीं कौन सा स्ट्रक्चर करेंगे और आर्टरी नहीं लिखी हुई तो फिर आप क्या करेंगे, आप यूरेटर को डैमेज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ओफ्रेक्टमी कर रहे हैं तो यूरेटर डैमेज होगा ओवेरियन फोसा में, लेकिन अगर आप सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं तो यूरेटर डैमेज होगा कार्डिनल लिगामेंट में, ठीक है। ये एमसीक्यूज है। अगर आप हिस्टेक्टमी कर रहे हैं, ठीक है, तब कहाँ यूरेटर डैमेज होगा, वो भी कार्डिनल लिगामेंट में, जब आप यूट्राइन आर्टरी का क्लैंप लगाते हो। अगर आप कर रहे हैं हिस्टेक्टमी फॉलोड बाय साल्पिंगोफ्रेक्टमी, फिर अगर यूरेटर डैमेज होगा तो कहाँ होगा, फिर ओवेरियन फोसा में होगा। ये बातें जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से लिखी हुई हैं आपकी हेल्पिंग बुक्स में भी। आई एम होपफुल यू विल मेक इट नोट इट। बाकी ओवेरियन फोसा की ही तस्वीर है। ओवरी का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, दरमियान में मेडल्ला होता है जिसमें न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये एंटर कहाँ से होता है, हाइलम से होता है। फिर ये कॉर्टेक्स है जिसमें जो है ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, और इसकी जो एपिथेलियम है वो वाइटल होती है। ईच एंड एवरी वर्ड इज एमसीक्यू। लिगामेंट्स ऑफ दी ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्पेंसरी लिगामेंट हम कर चुके हैं, जो लेटरल पेल्विक वॉल को अटैच करता है ओवरी के साथ, ठीक है। राउंड लिगामेंट जो होता है ये इसका कोई लेना देना नहीं है ओवरी के साथ, ये सिर्फ यूट्रस को जो है एंटीवर्टेड रखता है और जो है इंगुइनल लिगामेंट को क्रॉस करके लेबियल मेजोरा पे अटैच हो जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो गुबर्नाक्यूलम है। दिस इज अनदर एमसीक्यू। बाकी जो ओवरी की ब्लड सप्लाई है वो एओर्टा से होती है, और ओवरी का जो भी कैंसर होगा वो एओर्टिक लिम्फ नोड्स में जाके जाएगा, ठीक है। दीज आर एमसीक्यूज। बाकी स्पोर्टिंग ब्रांचेस तो जाती हैं, यूट्राइन की भी ओवेरियन ब्रांचेस जाएंगे, नास्टोमोसिस होगा, दैट्स व्हाई इंटरनल आइलेट भी नोड्स पॉजिटिव हो सकते हैं ओवेरियन प्रेगनेंसी में। पोजीशन ऑफ द ओवरी जो होती है ब्रॉड लिगामेंट की वजह से थोड़ा पोस्टीरियर ही होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रॉड लिगामेंट अगर लूज हो जाए या हिस्टेक्टमी के बाद ब्रॉड लिगामेंट कंप्रोमाइज हो जाए तो ओवरी की पोजीशन चेंज हो सकती है, पाउच ऑफ डगलस में आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लेन करती है डिस्परोनिया की। ट्यूब जो होती हैं वो उनके पार्ट्स इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और इंट्राम्यूरल पार्ट। सबसे डायलेटेड पार्ट जो है वो एम्पुला है, सबसे नैरोइस्ट पार्ट जो है वो इस्थमस है। तो जब भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी तो जो इस्थमस वाली होगी वो सबसे पहले रप्चर होगी ना, क्योंकि वो नैरो है, ठीक है। एम्पुला वाली सबसे लेट रप्चर होगी क्योंकि वो वाइडेस्ट है। दीज बोथ आर एमसीक्यूज। और ब्लड सप्लाई जो है वो दे विल फॉलो देयर रूट। और लिम्फेटिक ड्रेनेज इंटरनल आइलिक एंड पेरायोटिक में। बाकी क्लिनिकली जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हम बात कर चुके हैं। ओके, ये यूट्रस है। यूट्रस की ब्लड सप्लाई इंटरनल आइलिक हमने बड़ा डिटेल में कर ली है। तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है, you will enjoy it or you can make many other concepts with this picture. यूट्रस की जो एंटी वर्जन होती है वो क्या होती है? एंटी वर्जन होती है ये जो यूट्रस का एंगल है ना और ये जो वजाइना का एंगल है वो क्या है, वो 90 का होता है। एंटी वर्जन में जो उनके वी है ना तो ये वजाइना का एंगल है, ऐसे याद कर लें। एंटी फ्लेक्शन में जो उनके एक्स है तो सर्विक्स में एक्स होता है, तो सर्विक्स का ये सर्विक्स है और ये यूट्रस है, इसका जो एंगल है उसको एंटी फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। जब तक एंटी वर्टेड यूट्रस होगी वो कभी भी प्रोलैप्स नहीं होती। जब भी यूट्रस अपना वर्जन लॉस करेगी तभी वो प्रोलैप्स होती है। और ये वर्जन कौन देता है उसको? राउंड लिगामेंट देता है, ठीक हो गया। स्पोर्ट्स ऑफ द यूट्रस, पेल्विक डायफ्राम है, डायनामिक सपोर्ट है। पेरिनियल बॉडी जो है वो लोअर वन थर्ड ऑफ यूट्रस को सपोर्ट करेगी जस्ट, ठीक है। अगर किसी को जो है वाल प्रोलैप्स हो रहा है, ठीक है, या यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा है तो पेरिनियल बॉडी जो है उसकी मेन सपोर्ट नहीं होगी, फिर कार्डिनल लिगामेंट उसकी मेन सपोर्ट होगी। रेक्टोसील हो रही है तो पेरिनियल बॉडी का डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट वीक हो रहा है तो सिस्टोसील हो जाएगी, पेशेंट को ब्लैडर नीचे आ जाएगा, तो ब्लैडर की सपोर्ट प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है। तो ये लिगामेंट्स इनकी क्लिनिकल अप्लाइड चीज़ें हैं। लिगामेंट्स तस्वीर भी बना दी है अच्छी सी। ब्लड सप्लाई जो है यूट्रस की वी हैव डन ऑलरेडी, ठीक है। बाकी इसको कंसाइज कर लेते हैं। ओवेरियन आर्टरी अब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है, प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ यूट्राइन बॉडी को सप्लाई करेगी, मतलब फंडस यूट्रस से ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ना यूट्रस जहाँ ये ट्यूब से मिलती है, ट्यूब से ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो फंडस होता है, ट्यूब से नीचे वाला जो पोर्शन होता है यूट्रस का वो बॉडी होती है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल पोर्शन या फंडस जो है उसको भी जो है ओवेरियन आर्टरी
सप्लाई करती है। तो इसलिए अगर फंडस पे मेलिग्नेंसी है तो वो भी पैराओर्टिक लिम्फ नोड्स में जाके स्टे करेगी, मतलब वो पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी यूट्राइन आर्टरी इंटरनल आइलेट की ब्रांच है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉसेस द यूरेटर एंटीरियरली इन द ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। इसका रिलेशनशिप का नाम है वाटर अंडर ब्रीच। कार्डिनल लिगामेंट में इसका रिलेशनशिप है वाटर अंडर ब्रीच होता है, मतलब वाटर क्या होता है, पानी, ठीक है। तो पानी नीचे है, मतलब यूरेटर नीचे है और यूरेट्राइन आर्टरी ऊपर है कार्डिनल लिगामेंट में। ये रिलेशनशिप बहुत पूछते हैं, ठीक है। बाकी लिम्फेटिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बॉडी एंड सर्विक्स में अगर मेलिग्नेंसी है तो एक्सटर्नल आइलेट लिम्फ नोड्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और अगर नीचे वल्वा की लोअर 1/3 की मेलिग्नेंसी है तो सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है, जो कि जाएंगे एक्सटर्नल आइलेट में। और राउंड लिगामेंट जो है ये भी ओवरी और यूट्रस की मेलिग्नेंट सेल्स को जो है सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड्स तक ले आती है व्हेन इट विल ट्रैवल थ्रू इंगुइनल कैनाल। ये इसका रूट पूछ लेते हैं। बाकी लिम्फेटिक सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। बायोमेमोरियल एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो आर्गन हिट होगा वो सर्विक्स है, यही पूछते हैं। नर्ली पेरस सर्विक्स जो होती है वो पिन पॉइंट होती है, जबकि प्राइमरी पेरस मल्टी पेरस में लिप्स होते हैं, एंटीरियर लिप और पोस्टीरियर लिप। ये एमसीक्यू है, ठीक है। ये शिकल से लग रहा है नर्ली पेरस सर्विक्स से पिन पॉइंट। तो लैब्स हम कर चुके हैं। हाइमन का रिलेशनशिप पूछ लेते हैं, ठीक है। ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है कि नीचे वाले 2/3 जो है वो कहाँ से आता है, वो विजाइनल प्लेट या साइन विजाइनल बल्ब से आता है। ऊपर वाला कहाँ से आता है, मेसोनेफ्रिक डक्ट से आता है। दोनों आपस में जहाँ मिलती हैं, अगर वहाँ मिलने में मसला हो जाए तो जो है इम्परफोरेट हाइमन के साथ आ सकती हैं, प्राइमरी निमोनिया या मैस एब्डोमेन के साथ आ सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पेरिटोनियम है पेल्विस की, अगर वो सर्विक्स के अराउंड है तो उसका नाम पैरामीट्रियम है। इट इज़ नथिंग लाइक अगेन ये जो है ना पेरिटोनियम ही का नाम है पैरामीट्रियम। ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज पैरामीट्रियम, इट इज़ बेसिकली पेरिटोनियम। अब हमारे पास आ गई पेरिनियम। मेरा ख्याल है पेरिनियम हम कल कर लें, क्या ख्याल है? इसके साथ ही कुछ एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हुए हैं, उनको भी कर लेंगे। ठीक हो गया मैम, बाकी सुबह कर रहे हैं। हाँ बस हो गई है ना सबकी 6 बंदे हैं अब, ठीक है। चले, मेरा ख्याल है काफ़ी लंबा था ये पेल्विस। पेरिनियम में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ पाउचेस हैं और यूर जनरेटर डायाफ्राम है। इसके बाद एक छोटा सा मॉक टेस्ट होगा, ठीक हो गया? ठीक हो गया मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।